जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में हम नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है द्रव्य के सामान्य गुण। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि द्रव्य क्या होता है। हमारे चारों ओर उपस्थित हर वो वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसका अपना कुछ निश्चित द्रव्यमान होता है और जिसमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत आयतन होता है, उस वस्तु को ही हम क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। जैसे ये कॉपी नीचे स्थान घेर रही है, कुछ ना कुछ इसका क्या है? द्रव्यमान है और इसका कुछ ना कुछ क्या है? आयतन। तो ये जो कॉपी जो रखी है, ये एक प्रकार का क्या कहलाएगी? द्रव्य कहलाएगी। ठीक है, आगे जानते हैं इसी में कि किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की जो मात्रा होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसका द्रव्यमान कहते हैं। अर्थात किसी भी वस्तु में जो द्रव्य की जो भी मात्रा उसमें भरी रखी है उसको आप क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं। और द्रव्यमान को मापने का जो एसआई मात्रक होता है वह क्या होता है? किलोग्राम। क्या होता है? किलोग्राम। ठीक है, द्रव्य की जो मुख्य अवस्थाएं होती हैं वह कितनी होती हैं? तीन: ठोस, द्रव व गैस। और यदि इसमें पूछा जाए कि द्रव की कुल अवस्थाएं कितनी होती हैं तो वह कितनी होती हैं? पाँच। द्रव की जो चौथी अवस्था होती है उसे प्लाज्मा कहते हैं और द्रव की जो पांचवी अवस्था होती है उसे बीईसी कहते हैं, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। द्रव की जो मुख्य अवस्थाएं हैं, जब उनके गुणों के बारे में चर्चा की जाती है तो यहाँ पे मैंने उनके अलग अलग प्रकार के गुण लिख रखे हैं। ठोसों में किस प्रकार का गुण है, द्रवों में क्या गुण है और गैसों में क्या है, तो उसको हम जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आकार की बात करते हैं। तो ठोसों का जो आकार होता है निश्चित होता है, जबकि द्रवों का आकार क्या होता है? अनिश्चित। हम द्रव को जिस पात्र में रख देंगे वह उसी आकार को ग्रहण कर लेते हैं। और गैसों का आकार भी कैसा होता है? अनिश्चित होता है। इसी प्रकार जब आयतन की बात की जाती है तो ठोसों का आयतन कैसा होता है? निश्चित। द्रवों का आयतन कैसा होता है? निश्चित। और गैसों का आयतन क्या होता है? निश्चित। यदि आपके पास 2 किलोग्राम कोई ठोस पदार्थ है तो वो 2 किलोग्राम ही रहेगा। यदि आपके पास कोई पानी 1 लीटर है तो वो 1 लीटर ही रहेगा। यदि आपके पास आसपास थोड़ा बहुत गैस की मात्रा है तो यदि आप थोड़ा बहुत भी आप इसको नापने की कोशिश करेंगे तो क्या होगी? वो पहले से कम हो जाएगी। इसलिए गैस का जो आयतन होता है वह क्या होता है? हमेशा अनिश्चित होता है। अब बात करते हैं इसमें हम गलनांक के बारे में। तो ठोसों का जो गलनांक होता है वह क्या होता है? निश्चित होता है, जबकि द्रवों का क्वथनांक निश्चित होता है और गैसों का क्रांतिक ताप क्या होता है? निश्चित होता है। कहने का मतलब है ठोस पदार्थों के जो गलने की दर होती है वो क्या होती है? निश्चित होती है, लेकिन ठोस पदार्थों का क्वथनांक और क्रांतिक ताप क्या होता है? अनिश्चित होता है। तो जो बात उसमें नहीं लिखी है वह क्या होती है? अनिश्चित। इसी प्रकार से इसमें इन तीनों में से क्या निश्चित है? क्वथनांक। तो ये दो चीजें इसमें क्या हो जाएंगी? अनिश्चित। इसी प्रकार से जब गैसों की बात करते हैं तो गैसों का क्रांतिक ताप क्या होता है? निश्चित। शेष दो चीजें क्या होती हैं इसमें? अनिश्चित। तो इस बात को आप इसमें याद रखिए। आगे दिया है ऊष्मा का प्रवाह। जब हम किसी ठोस पदार्थ में या किसी गैस द्रव पदार्थ में या किसी गैसीय पदार्थ में गर्म करते हैं तो उसके अंदर ऊष्मा का प्रवाह होता है। तो ठोस पदार्थों में ऊष्मा का प्रवाह सबसे कम होता है, जबकि गैसीय पदार्थों में ऊष्मा का प्रवाह सबसे ज़्यादा होता है। द्रव पदार्थों में ठोस से ज़्यादा और गैस से कम होता है। तो इस बात को आप इसमें याद रखिए। अंतर आणविक आकर्षण बल। तो ठोसों के जो कण होते हैं बहुत पास पास होते हैं, इसलिए इनके दो कणों के बीच में लगने वाला जो आकर्षण का बल होता है वह क्या होता है? सबसे ज़्यादा प्रबल होता है। ठोसों की अपेक्षा जो द्रव होते हैं उनमें जो अंतर आणविक बल होता है वह थोड़ा क्या होता है? कम होता है, जबकि गैसों से क्या होता है? इनमें ज़्यादा होता है। सबसे कम आकर्षण का बल किनमें होता है? गैसों में। या तो इनमें शून्य होता है या ना के बराबर होता है, नगण्य, या फिर क्या होता है? सबसे कम होता है इसमें। ठीक है, तो इस बात को आप इसमें याद रखिए। अब बात करते हैं दाब का प्रभाव। जब हम ठोस के ऊपर अपने हाथ से ऐसे दबाते हैं चीज़ों को, जैसे लकड़ी का कोई आपके पास टुकड़ा है, उसके ऊपर हाथ लगाइए पूरा और पूरी ताकत से दबा दीजिए, क्या वो दब जाएगा? क्या नहीं दबेगा। तो ठोसों के ऊपर जो दाब का प्रभाव पड़ता है वह क्या होता है? बहुत ज़्यादा कम होता है।
जबकि हम द्रव के ऊपर दाब लगाते हैं तो वह ठोसों से क्या होता है, ज़्यादा होता है, परंतु गैस से क्या होता है, कम होता है। ठीक है, जब हम गैस की बात करते हैं तो गैसों में दाब सबसे ज़्यादा लगता है, तो इस बात को भी आपको इसमें याद रखना है। अगला जो प्रॉपर्टी है वह क्या है, घनत्व व हिमांक। ठोसों का घनत्व और हिमांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं, दोनों ही वैल्यू क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। जबकि द्रवों की तुलना में सॉरी जबकि ठोसों की तुलना में जो द्रव पदार्थ होते हैं उनका जो घनत्व और हिमांक होता है वह ठोस से क्या होता है, कम, लेकिन गैस से क्या होता है, थोड़ा सा ज़्यादा होता है। जब हम बात करते हैं गैसीय कणों की तो इनमें घनत्व और इनका हिमांक क्या होता है, सबसे कम होता है। यदि हम बात करें घनत्व क्या होता है, तो किसी भी पात्र में उपस्थित अणुओं की संख्या या उस स्थान में कितने कण रखे गए हैं उसको हम बोलते हैं घनत्व। जैसे इस पात्र में यहाँ पर मैंने 8 अणु रखे हैं और इस पात्र में मैंने यहाँ पे मात्र 2 अणु रखे हैं, तो इस दोनों की जो आकृति है और जो उनका आकार है, साइज है, सब बराबर है, तो इसका घनत्व क्या होगा, ज़्यादा होगा, इसका घनत्व क्या होगा, कम होगा। तो ठोसों के अणु पास पास होते हैं तो इनका घनत्व क्या होता है, ज़्यादा होता है। गैसों के अणु दूर दूर होते हैं तो इनका घनत्व क्या होता है, कम होता है, और इनका मध्यम टाइप का होता है। अब बात करते हैं अंतरा अणुक बंध की लंबाई। तो जब ठोस के अणुओं की बात करते हैं तो वो पास पास में होते हैं, तो उनके दो अणुओं के बीच की जो लंबाई होती है उसी को आप बोलते हैं अंतरा अणुक बंध की लंबाई। तो ये दो अणु क्या है, बगल बगल में या पास पास, तो इनकी लंबाई क्या होती है, इसमें सबसे कम होती है। जबकि हम गैसों के कण की बात करें तो वो क्या होती है, दूर दूर, तो इसमें ये अंतरा अणुक बंध की लंबाई क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। यदि बात करें द्रव पदार्थों में तो द्रव पदार्थों में अंतराणु बंध की लंबाई ठोसों से क्या होती है, ज़्यादा होती है, और गैसों से क्या होती है, इसमें कम होती है, या आप इसको बोल सकते हैं मीडियम टाइप की होती है इसमें। ठीक है, प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है, पदार्थ की चौथी अवस्था को हम प्लाज्मा कहते हैं। ये कैसे बनती है, गैसों का आयनित रूप। जब हम गैस के कणों को आयनों में परिवर्तित कर देते हैं गर्म करने के बाद, तो कौन सी अवस्था बन जाती है, प्लाज्मा अवस्था बन जाती है। उसके बाद इसमें जो आयन के रूप होते हैं वह दो प्रकार से होते हैं, एक होता है धन आयन और दूसरा क्या होता है इसमें, ऋण आयन। पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन, और इन दोनों आयनों की संख्या इस अवस्था में कैसी होती है, बराबर संख्या में होती है। ठीक है, प्लाज्मा अवस्था हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलती है, तो जितने भी प्रकार के स्टार होते हैं, तारे होते हैं, उनके अंदर जो अवस्था होती है किस प्रकार की होती है, प्लाज्मा। ट्यूबलाइट के अंदर कौन सी अवस्था होती है, प्लाज्मा। तो इन दो जगह पर हमें कौन सी अवस्था देखने को मिलती है, प्लाज्मा। पेपर में इससे जो क्वेश्चन पूछा गया है वही क्या है कि पदार्थ की चौथी अवस्था निम्न में से क्या है, तो आपको क्या याद रखना है, प्लाज्मा। अब हम इसमें जानते हैं आगे कि पदार्थ की जो पांचवी अवस्था है उसे क्या कहते हैं। तो पदार्थ की पांचवी अवस्था को कहा जाता है बोस आइंस्टीन संघनन। हमें केवल इसका नाम ही याद रखना है क्योंकि इसके संदर्भ में परीक्षाओं में ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। तो इसका एक तो आप फुल फॉर्म पढ़ लीजिए, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। ये क्या होती है, पदार्थ की पांचवी अवस्था होती है। द्रव्य के सामान्य गुण। तो ठोस अवस्था में दो गुण होते हैं, पहला होता है विरूपण, दूसरी होती है प्रत्यास्था। द्रव अवस्था में 5 प्रकार के गुण उपस्थित होते हैं, दाब, प्लेवन, पृष्ठ तनाव, केशिकत्व और श्यानता। जबकि गैसीय अवस्था में केवल वायुमंडलीय दाब का गुण पाया जाता है। तो ये जो नाम मैंने यहाँ पे लिखे हैं उनसे आप इनके प्रश्नों को हल कर सकते हैं। जैसे यदि प्रश्न आपसे पूछा जाए कि विरूपण का गुण किस अवस्था में पाया जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ठोस अवस्था। श्यानता किसका गुण है, आंसर क्या हो जाएगी, द्रव अवस्था। पृष्ठ तनाव किस प्रकार के द्रव पदार्थ में पाया जाता है, तो आंसर क्या होगा, द्रव। तो इन सभी रूपों को हम क्या करते हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं विरूपण के बारे में। विरूपण, विरूपण का अर्थ क्या होता है कि जब हम किसी वस्तु के ऊपर बाह्य बल लगाते हैं तो उस वस्तु के आकार में, उसकी आकृति में और उसके आयतन में, इन तीनों में क्या होता है, परिवर्तन होने लगता है। तो इसी घटना को क्या बोलते हैं अपन, विरूपण कहते हैं। विरूपण का मतलब होता है कि नक्शा बिगाड़ देना, चीज़ों को पूरी तरीके से मिटा देना। ठीक है, जब हम लोहे के ऊपर लगातार आघात करेंगे तो लोहे का जो टुकड़ा होगा उसका आकार क्या हो जाएगा, पहले से बदल जाएगा। तो उसी का नाम क्या होता है, डिफॉर्मिंग या विरूपण कहते हैं। यह किसका गुण होता है, किसी ठोस पदार्थ का गुण होता है।
साथ ही साथ जो बाह्य बल आप उस वस्तु के ऊपर लगा रहे हो जिससे उसका रूप बिगड़ता है, उस बल को क्या बोलते हैं? विरूपणकाली बल। क्योंकि इसी बल की वजह से वो ठोस पदार्थ अपनी आकृति में परिवर्तन कर लेता है। जो विरूपण होता है वह विरूपणकाली बल के क्या होता है? समानुपाती होता है। यदि आप अपने द्वारा लगाए गए बल को बढ़ाते हैं तो वस्तु उतनी ही ज़्यादा क्या हो जाएगी? विरूपित हो जाएगी। और यदि आपके द्वारा लगाया गया विरूपणकारी बल कम है तो विरूपण भी क्या हो जाएगा? उसका कम हो जाएगा। तो प्रश्न सामान्यतः सा है इसमें जो परीक्षा में बनता है कि विरूपण किस द्रव का गुण होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ठोस अवस्था का। आगे इसमें कि जब हमारे पास अलग अलग प्रकार की धातुएं होती हैं, जैसे कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, लोहा हो गया, तो इनको क्या करते हैं हम? बार बार इनके ऊपर आघात करके इनको लंबे और पतले तारों में बनाया जाता है। तो ये भी किसका रूप कहलाता है? हमारा विरूपण ही कहलाता है। आभूषणों का निर्माण करना, सोने चांदी के जो आभूषण बनते हैं उनको ठोक पीट कर उनको उनकी आकृति में ढालना क्या कहलाता है? हमारा विरूपण कहलाता है। अगला जो गुण है उसका नाम है प्रत्यास्था, जिसे बोलते हैं इलास्टिसिटी। ये होती क्या है? जब हम किसी वस्तु के ऊपर इस प्रकार से बाह्य बल लगाएं जिससे कि उसकी लंबाई, आयतन और उसकी आकृति में क्या हो जाए? कुछ परिवर्तन। और जब ये वाला बल आप उस वस्तु के ऊपर से हटा लें, ये वाला बल जब उसमें से हटा लें तो वस्तु अपनी पहली वाली अवस्था में क्या आ जाए? वापस आ जाए। तो इस घटना को ही हम क्या बोलते हैं? प्रत्यास्था कहते हैं। जैसे जो स्प्रिंग होती है, जब हम स्प्रिंग को ऐसे खींचते हैं तो खिंची रहती है वो, उसका आकार, लंबाई और आकृति क्या हो गई? परिवर्तित। छोड़ दो तो क्या होगा? वह स्प्रिंग अपनी पहले जैसी मूल अवस्था में वापस आ जाएगी। इस संपूर्ण घटना को ही हम क्या बोलते हैं? प्रत्यास्था कहते हैं। स्टील रबड़ से अधिक प्रत्यास्थ होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्टील में रबड़ की तुलना में अधिक लंबाई तक फैलने की क्या होता है? गुण होता है। रबड़ को आप ज़्यादा खींचेंगे तो वो टूट जाएगी, लेकिन यदि हम स्टील को लगातार खींचते जाएंगे तो वह एक पतले तार के रूप में क्या होता है? परिवर्तित हो जाता है, जिससे कि हम बर्तनों का निर्माण करते हैं। क्योंकि बहुत पतले होते हैं हमारे बर्तन, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मोटे हों। तो जो वस्तु जितनी ज़्यादा फैल सकती है उसी को अपन क्या बोल सकते हैं? उसकी प्रत्यास्था। ठीक है। आगे जानेंगे हम इसी में कि हुक का नियम क्या होता है, तो या फिर हुक का नियम किससे संबंधित है? तो हुक का जो नियम होता है वो प्रत्यास्था से संबंधित होता है। इतना ही हमें इसमें पढ़ना होता है। साथ ही साथ प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर क्या होता है? प्रत्यास्था का एसआई गुणांक होता है। तो ये इतनी सी ये मैंने एक छोटा सा क्या बना लिया? एकांक क्षेत्रफल। इस उंगली से मैं इस पे क्या लगा रहा हूँ? ऐसे दबाव बना रहा हूँ या अपना बल लगा रहा हूँ। तो इसके ऊपर मैं ऐसे बल लगा रहा हूँ तो इसको बोलेंगे आप लंबवत बल। तो किसी प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला जो लंबवत बल होता है उसी को अपन क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। दाब बराबर क्या होता है? आरोपित बल और बटे क्षेत्रफल। जब हम बात करते हैं इसकी एसआई मात्रक की, तो बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन, क्षेत्रफल को नापते हैं मीटर स्क्वायर में, और पूरी ये वैल्यू एक साथ क्या बन जाती है? पास्कल। तो पास्कल किसका एसआई मात्रक होता है? दाब को मापने का एसआई मात्रक होता है। आगे है दाब का अन्य मात्रक क्या होता है? तो दाब का अन्य मात्रक होता है बार, और इसकी एक वैल्यू होती है एक बार बराबर 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर। ठीक है। दाब कैसी राशि है? दाब एक अदिश राशि है जिसे हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें दिशा नहीं होती है, केवल क्या होता है इसके अंतर्गत? परिमाण होता है बस। इसलिए एक ऐसी राशि होती है, एक अदिश राशि होती है। इस क्लास की कंप्लीट पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, कृपया आप वहां पहुंचकर उसको देख सकते हैं। साथ ही साथ पटवारी के जो हैंड राइट नोट्स हैं वो भी आपको वहां पे उपलब्ध कराए गए हैं। ठीक है, तो एक बार आप वहां पे विजिट कर सकते हैं। आगे हम इसमें जानते हैं कि दैनिक जीवन में दाब के कुछ अनुप्रयोगों के बारे में। सबसे पहला है कि यदि हम क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं तो दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और यदि हम क्षेत्रफल को कम कर देते हैं तो दाब क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्योंकि ऊपर मैंने अभी एग्जाम वो फार्मूला लिखा था कि प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। एरिया को आप बढ़ाएंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और एरिया को यदि आप कम करेंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा? आपका बढ़ जाएगा। यदि हम क्या करें? किसी वस्तु के लगने वाले बल को बढ़ा दें तो दबाव भी क्या हो जाएगा? उसका बढ़ जाएगा। और यदि बल को घटा दें तो दबाव भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो ये बात आपको इसमें याद रखना है, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आगे है
स्कूल के बैग की जो पट्टियाँ होती हैं जिनको हम कंधों पे टांगते हैं बैग को, तो जो पट्टियाँ होती हैं वो कैसी बनी होती हैं, चौड़ी बनी होती हैं, क्योंकि जो चौड़ी पट्टियाँ होती हैं उनका क्षेत्रफल क्या होता है, ज़्यादा होता है ये वाला। और यदि पतली पट्टी की बात करें तो उनका क्षेत्रफल क्या होता है, कम। क्षेत्रफल कम होने की वजह से कंधों पर उनका दबाव ज़्यादा लगता है, इसलिए इन पट्टियों का आकार कैसा बनाया जाता है, चौड़ा बनाया जाता है। आगे है, जो सुई होती है या जो कीलें होती हैं उनके आगे का जो हिस्सा होता है वो कैसा बनाया जाता है, नुकीला। नुकीला इसलिए बनाया जाता है कि जब आप किसी वस्तु में उसको उपयोग कर रहे हैं तो नुकीला भाग पर आसानी से दबाव पड़ेगा, क्योंकि उसका क्षेत्रफल क्या होगा, कम, और दबाव क्या होगा उसके ऊपर लगने वाला, ज़्यादा। इसलिए इन हिस्सों को क्या बनाया जाता है, आगे से नुकीला बनाया जाता है। आप इस चीज़ को एग्जाम्पल करके देख सकते हैं कि यदि आपके पास कोई एक गुब्बारा है, उसको आप ऐसे हाथ में रख के ऐसे फोड़िएगा तो आसानी से वो नहीं फूटेगा, लेकिन आप नॉर्मल सा एक सुई लीजिए उसमें से कर दीजिए तो आसानी से क्या हो जाएगा, फूट जाएगा, क्योंकि सुई पतली है, नुकीली है, उसके आगे का जो आकार है वो कैसा है या उसका क्षेत्रफल कैसा है, कम है, जिससे वो एक ही जगह पे ज़्यादा प्रेशर लगा पाएगी। तो जितनी भी नुकीली चीज़ें हैं वो किस किस सिद्धांत पे काम करती हैं, दाब के अनुप्रयोग के सिद्धांत पे काम करती हैं। आगे हैं कि ट्रैक्टरों के जो टायर होते हैं या वाहनों के जो टायर होते हैं सामान्यतः वो कैसे बनाए जाते हैं, चौड़े बनाए जाते हैं, क्योंकि चौड़े टायरों का जो क्षेत्रफल होता है वो ज़्यादा होता है, जिससे दबाव क्या होता है, मशीन पर थोड़ा कम पड़ता है। अगला है कि एक पैर पर खड़े होने पर भूमि पर सबसे अधिक दबाव लगता है। तो इसके बारे में यहाँ पे मैंने 4 तथ्य लिखे हैं, उनको करके हम इसको पूरा अच्छे से समझते हैं। जब कोई व्यक्ति दोनों पैरों पर खड़ा होता है तो उस कंडीशन में मान लो ये पहला पैर है, ये दूसरा पैर है। जब कोई व्यक्ति एक पैर पे खड़ा है, ये खड़ा हो गया। जब व्यक्ति चलता है तो चलते समय केवल एक ही पैर हमारा जमीन पे होता है, दूसरा कहाँ होता है, हमारा हवा में होता है। और जब कोई व्यक्ति दौड़ता है तो हमारे पंजों का जो आगे वाला हिस्सा होता है, इतना इतना सा, वो अकेला धरती पे होता है हमारा, भूमि पर, और बाकी हिस्सा क्या होता है, हवा में होता है। तो इस स्थिति में देखें पहली वाली कंडीशन में, इसमें क्या है, क्षेत्रफल का मान क्या है, पैरों का ज़्यादा है। तो इस स्थिति में जब आप दोनों पैरों पर खड़े होते हैं तो भूमि पर लगने वाला जो दाब होता है वह क्या होता है, सबसे कम होता है। जब आप एक पैर पे खड़े होते हो तो दोनों पैर की अपेक्षा एक पैर का क्षेत्रफल क्या होता है, थोड़ा कम होता है। इस वजह से इसके द्वारा लगने वाला भूमि पर दाब क्या होता है, ज़्यादा होता है। इन चारों स्थितियों में सबसे कम क्षेत्रफल कहाँ पर है, यहाँ पर, कि जब कोई व्यक्ति दौड़ता है तो उस समय वह भूमि पे सबसे ज़्यादा क्या लगाता है, दबाव लगाता है, और जब चलता है तो खड़े होने की तुलना में चलने वाली स्थिति में दबाव क्या होता है, ज़्यादा लगता है। तो जो एरो बनाए उसके आधार पे आप याद कर सकते हैं। ये हो जाएगा आपका पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा, और ये कौन सा, चौथा। तो सबसे ज़्यादा दबाव कहाँ पे लगता है, चौथे वाले में, उससे कम तीसरे वाले में, उससे कम दूसरे वाले में, और सबसे कम कहाँ लगेगा, पहले वाले। तो इस बात को याद रखिएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए ये क्या है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि जब हमारी क्लास एंड होती है तो हम लास्ट में एक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को हल करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें, कि जब किसी वस्तु को गर्म कर किया जाता है तो उसके अंदर के जो अणु होते हैं उसकी चाल पहले से क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है या फिर घट जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, उस के अंदर के अणुओं की चाल पहले की तुलना में क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यदि वो कैसा पदार्थ है, द्रव पदार्थ है। ठोस पदार्थों में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ठोस पदार्थ गर्म होने के बाद अपने स्थान पर स्थिर रहते हैं। तो इस बात को आप याद रखिए कि किसी वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की चाल पहले से क्या हो जाती है, हल्की सी बढ़ जाती है। आगे बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में, कि जब किसी द्रव पदार्थ को लगातार मंथन किया जाता है तो उसका तापमान बढ़ जाता है, क्यों। अब इस चीज़ का अर्थ आपको पहले समझना होगा, तभी इस क्वेश्चन का आंसर आपका निकल पाएगा। गांव में अभी भी क्या होता है, जो दही से मठा बनाने की प्रक्रिया होती है वो हाथों से होती है, कहीं कहीं हम मशीनें होती हैं। तो किसी चीज़ को लगातार ऐसे गुल 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 घुमाना, और वो वस्तु कैसी है, हमारी द्रव पदार्थ। जब आप उसको लगातार ऐसे गोल गोल घुमाएंगी तो हाथ से आपको काम करना पड़ रहा है उसको, तो इसको कहते हैं अपन यांत्रिक ऊर्जा। और उसको चलाने की वजह से उसकी सतह का जो क्षेत्र, जो ताप होगा वह क्या हो जाएगा, पहले से बढ़ जाएगा, क्योंकि उसके अणु आपस में गतिशील हो जाएंगे। तो हाथ के द्वारा लगाया गया जो बल होगा उससे कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होगी, उसमें यांत्रिक ऊर्जा।
यांत्रिक ऊर्जा होने की वजह से उसके अंदर कौन सी ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी? ऊष्मीय ऊर्जा। तो इसका जो आंसर होगा वह क्या हो जाएगा कि जब किसी द्रव को लगातार हम गोल गोल घुमाते हैं या मानते हैं तो उस कंडीशन में उस द्रव पदार्थ का तापमान बढ़ जाता है, क्योंकि यांत्रिक ऊर्जा परिवर्तित होकर किस ऊर्जा में चली जाती है? ऊष्मीय ऊर्जा में, और ताप पहले से क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु के तापमान में वृद्धि का क्या अर्थ है? कि जब किसी वस्तु के तापमान में वृद्धि होती है तो उसकी जो ऊष्मीय ऊर्जा होती है वो भी क्या हो जाती है? पहले से बढ़ जाती है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? इसका क्या अर्थ है कि उसमें ऊष्मीय ऊर्जा का मान बढ़ जाना। आगे बात करते हैं कि ऊष्मा की परिकल्पना सबसे पहले किसने करी थी? तो ये बात मैंने आपको लिखवाई थी, पहले की क्लास में पढ़ाई भी है। रमफोर्ड नाम के एक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने हमें सबसे पहले बताया था कि ऊष्मा की जो परिकल्पना है वो किस प्रकार से की गई है। आगे बात करते हैं। ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक निम्न में से है। तो ये जो वैल्यू मैंने लिखी है 4 ऑप्शन में, इनमें से आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। सभी लोग कमेंट करके बताएं आंसर क्या होगा। 4186 जूल प्रति किलो कैलोरी होगा, 4.1886 जूल प्रति कैलोरी होगा, 4.186 इंटू 10⁻⁷ कैलोरी होगा, या फिर ये सभी आंसर होंगे। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वह क्या होगा? उपयुक्त सभी। ये जो वैल्यू है ये आपको लर्न करना है बस, उसके अलावा ये सभी वैल्यू आप आसानी से बना सकते हैं। ये काम कैसे करती है? तो आपको पढ़ना क्या है कि 1 किलो कैलोरी बराबर होता है 4186 जूल के बराबर। ये पहली वैल्यू हो गई आपकी, जो कि आपको ये वाली लर्न करना है। यदि मैं क्या करूं, जो ये किलो है इसको हटा के मैं क्या कर दूं? ओनली कैलोरी। तो किलो का मतलब क्या होता है? 1000, और 1000 का यहाँ क्या करेंगे आप? डिवाइड। तो वैल्यू का में आएगी ये वाली। तो ये वाली वैल्यू भी आपकी क्या है? सही है। कैलोरी, कैलोरी, किलो को क्या कर दिया इन्हें? 1000 में कन्वर्ट कर दिया। जूल का मतलब क्या होता है? यहाँ पे इसको लिखना भूल गया मैं, इसको लिखना अर्ग, क्योंकि एक जूल में 10⁻⁷ क्या होते हैं? अर्ग होते हैं। और यहीं पे हम क्या कर रहे हैं? इसमें इस जूल के स्थान पे अर्ग की वैल्यू को पुट कर रहे हैं। तो ये तीनों वैल्यू सही हैं इस चीज़ के लिए। तो आप थोड़ा इसको ध्यान से पढ़िए, इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से सही है। तो ये 4 सूत्र लिखे, J बराबर W/Q एंड सो ऑन। तो इसका जो सही आंसर होगा वह कौन सा होगा? पहला वाला। J मतलब होता है यांत्रिक तुल्यांक, W मतलब होता है किया गया कार्य, और Q मतलब होती है उस कार्य को करने के बाद उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा। ठीक है। तो ये फार्मूला भी आप इसमें लर्न कर लीजिए। शीतकाल में हैंडपंप का पानी कैसा होता है? गर्म। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सर्दियों के दिनों में वायुमंडल कैसा होता है? ठंडा, जिससे उसका जो तापमान होता है वायुमंडल का वह कैसा होता है? कम। जबकि भूमि के अंदर का जो तापमान होता है वह कैसा होता है? ज़्यादा होता है। ज़्यादा होने की वजह से ये कैसा होता है? गर्म होता है, और तापमान क्या होता है? अधिक। और अधिक तापमान वाली वस्तु जब बाहर आती है तो वो कैसी होगी? हमारी गर्म होगी। तो भूमि के अंदर का तापमान बाहर की तुलना में कैसा होता है? ज़्यादा होता है, इसलिए पानी कैसा होता है? उसका गर्म होता है। आगे इसमें क्वेश्चन है कि तापमान का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा केल्विन। पीछे बढ़ाया मैंने आपको। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम। और इसका सिंबल क्या होता है? ऐसे। श्यानता का एसआई मात्रक क्या होता है? पॉइज। ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। किसी भी पदार्थ के गाढ़े होने की जो दर होती है उसी को क्या बोलते हैं? श्यानता कहते हैं, कि कोई भी पदार्थ कितना अधिक गाढ़ा है, और इसका एसआई मात्रक क्या होता है? पॉइज होता है। आगे लास्ट में मैंने एक क्वेश्चन दिया है, इसके कमेंट करके आपको बताना है कि 25 डिग्री सेल्सियस का जो तापमान है उसका मान फ़ारेनहाइट में, केल्विन में, र्यूमर में और रैंकिन में कितना होगा। ये मैं अभी सॉल्व नहीं कर रहा, ये मैंने आपको दे दिया है होमवर्क। ये आपको कमेंट करके इसका आंसर बताना है, और नेक्स्ट क्लास में हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के नमस्कार, धन्यवाद।